Hello, I am Seema and welcome to the Hindi version of part 33 of the chapter Organic Chemistry, Some Basic Principles and Techniques. पिछली वीडियोस में मैं आपको जो टॉपिक करा रही थी वो मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स था और पार्ट 32 में मैंने आपको डिस्टिलेशन करना शुरू किया था और उसमें मैंने आपको बताया था कि डिस्टिलेशन चार तरीके की होती है। सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और तीसरी और चौथी जो है डिस्टिलेशंस जो अब मैं इस वीडियो में करूंगी वो है डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर और स्टीम डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन के केस में मैंने आपको बताया था कि ये प्रोसेस किस चीज पे बेस्ड होता है, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके बेसिस पे हम उन कंपाउंड्स को सेपरेट करते हैं। वो प्रॉपर्टी होती है उनके डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, कि जब बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होगा सब्सटेंसेस का तो उसको हम सेपरेट कर सकते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस से। जैसे अगर हम 3 लिक्विड्स ले लें और तीनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है तो उनको हम एक फ्लास्क में ले लेते हैं और उसको हम हीट करना शुरू करते हैं। जब हम हीट करते हैं तो जिस कंपाउंड का सबसे लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है उसके वेपर्स पहले बनने लग जाते हैं, तो उस पर हम टेम्परेचर उसको मेंटेन करते हैं और वो वेपर्स जो बनते हैं उनको हम इस कंडेंसर के थ्रू निकालते हुए ठंडा पानी उसके आसपास एक जैकेट के फॉर्म में डालते हैं ताकि वो जो वेपर्स हैं वो कंडेंस हो जाएं और वो लिक्विड में टर्न करके उसके ड्रॉप्स को कलेक्ट करके हमने पहला लिक्विड सेपरेट कर लिया। अब हम टेम्परेचर और रेज करते हैं और सेकेंड लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट तक ले आते हैं और उसके वेपर्स बनते हैं, उसको भी हम कलेक्ट कर लेते हैं और थर्ड जो आता है उसको भी फिर हम सेपरेट आउट इसी तरह से कर लेते हैं और अगर कोई इमिसिबल सब्सटेंस है उसमें तो वो हमारे फ्लास्क में ही रह जाता है। तो ये तो था सिंपल डिस्टिलेशन और सिंपल डिस्टिलेशन भी इतना सिंपल नहीं होता। अगर आप पिछली वीडियो देखेंगे तो आपको उसके डिटेल्स पता चलेंगे कि क्यों क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और क्यों हमें बार बार डिस्टिलेशन करना पड़ सकता है, और अगर हमें बार बार डिस्टिलेशन करना पड़े तो फिर उसका सोल्यूशन क्या है। कि हमने उसके सेकंड टाइप ऑफ डिस्टिलेशन में उसका सोल्यूशन निकाला था कि बजाय इसके कि हम उसे बार बार करें, हम उस डिस्टिलेशन को इस तरह से करें कि एक ही बार में वो बार बार हो जाए। तो हमने उसकी स्टेम इतनी लंबी कर दी, उसका एक टावर बना दिया जिससे वेपर्स राइज करते हैं ताकि उसमें डिफरेंट फ्रैक्शंस बॉइलिंग पॉइंट्स के चीजों के अपने आप वो अलग अलग होने लग जाए। तो अब जो है इस वीडियो में हम डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर और स्टीम डिस्टिलेशन करेंगे और क्योंकि डिस्टिलेशन प्रोसेस बॉइलिंग पॉइंट पे बेस्ड है तो पहले हमें बॉइलिंग पॉइंट समझ लेना चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग जैसे हम बोलते हैं वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका मतलब क्या है कि जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है तब वाटर को जब आप एक बर्तन में लेके बॉईल करने लगते हैं तो उसके वेपर्स बनते हैं। तो वो जो वेपर्स एटमॉस्फेयर है वो तो नीचे प्रेस कर रहा है और जो वेपर्स हैं वो ऊपर की तरफ प्रेस करते हैं। जैसे जैसे ये वेपर्स, पहले तो वेपर्स का प्रेशर कम होता है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज्यादा होता है तो आपको लिक्विड दिखता रहता है। फिर क्या होता है कि एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब वेपर प्रेशर वाटर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, उस वक्त आपको वाटर का सरफेस दिखना बंद हो जाता है और पानी उबलने लग जाता है, पूरा नीचे से भी बबल्स आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इसको हम बॉइलिंग कहते हैं और सारा लिक्विड जो है वो धीरे धीरे वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। सारा वाटर जो है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और टेम्परेचर जो है वही रहता है और 1 एटमॉस्फेयर पे वो 100 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो ये तो था बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट हमें समझ में आ गया कि बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है जिसपे वेपर प्रेशर लिक्विड का एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इक्वल हो जाता है। अगर हम इसको थोड़ा सा ट्वीक कर सकें, थोड़ा सा इसको हम एडजस्ट कर सकें तो हम बॉइलिंग पॉइंट सब्सटेंस का बदल सकते हैं। एग्जाम्पल आप रोज घर में करते हो, मैं आलू उबाल रही हूँ, ठीक है, प्रेशर कुकर में। तो मैं प्रेशर कुकर में क्या करती हूँ कि मैं आलू डालती हूँ, पानी डालती हूँ, वही वाटर बॉईल होना है, ठीक है। लेकिन इसका एक ऐसा कवर होता है प्रेशर कुकर का जिसमें गैस्केट लगी होती है और गैस्केट के साथ जब हम प्रेशर कुकर को बंद कर देते हैं तो वो एकदम सील हो जाता है, इसमें से हवा, एयर भी बाहर नहीं आ सकती। अब हमने क्या किया प्रेशर कुकर में कुकिंग करने से, अब जब हम इसको गर्म करना शुरू करते हैं तो जो प्रेशर बनता है वाटर वेपर का उसको हम बाहर निकलने नहीं देते, तो एटमॉस्फेयर उसे नहीं दबा रहा, उससे कहीं स्ट्रॉन्ग एक ये देखो मेटल का शीट जो कैप है वो उसको सील करके बैठा हुआ है। तो उससे क्या होता है कि जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी कहीं ज्यादा हो जाता है। तो प्रेशर कुकर के अंदर जो पानी है वो
100 डिग्री सेल्सियस पे ना होके उससे ज्यादा टेम्परेचर पे बॉईल करना शुरू कर देता है। और यही रीजन है कि जब हम प्रेशर कुकर यूज करते हैं तो वही आलू जिसको अगर हम बाहर एक पतीले में गर्म करें ऐसे ही खुले में, तो वो शायद आधे घंटे से ज्यादा लेगा बॉईल होने में, वही आलू प्रेशर कुकर के अंदर 5 से 10 मिनट में पक जाता है, क्योंकि वो उसमें कुकिंग जो है एक हायर टेम्परेचर पे हो रही है। तो हमने प्रेशर कुकर में क्या किया, हमने स्मार्टली, थोड़े स्मार्ट बने हम, और हमने उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का उसको मैनिपुलेट कर दिया। ठीक है, तो यही जो टेक्निक है मैनिपुलेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट, अब इन दो प्रोसेसेस में वो मैनिपुलेशन हम करते हैं। तो सिंपल डिस्टिलेशन तो सिंपल डिस्टिलेशन थी। उसके बाद के जो ये 3 टाइप्स ऑफ डिस्टिलेशन है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर और डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन, ये सब थोड़े स्मार्टर वेज हैं जिसमें हम कुछ ट्वीक्स कर देते हैं। फर्स्ट केस में हम स्मार्ट कब बने, जब हमने बार बार डिस्टिलेशन ना करके हमने टावर ही लंबा कर दिया, जिससे हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर ली। अब हम आते हैं ऐसे कंपाउंड्स पे जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है। तो अब अगर आप डिस्टिलेशन करोगे तो आपको तो गर्म करते रहना पड़ेगा, बहुत फ्यूल वेस्ट होगा, बहुत टाइम लगेगा। उसके बजाय अगर हम कोई तरीका ऐसा निकालें प्रेशर कुकर जैसा कि अगर हम उसकी बॉइलिंग ही लोअर टेम्परेचर पे कर दें, बजाय प्रेशर कुकर में तो हमें कुकिंग करनी थी, हमें उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा चाहिए था वाटर का। यहाँ पे कंपाउंड का हमें बॉइलिंग पॉइंट कम चाहिए। इसमें हमने क्या किया था, प्रेशर कुकर में हमने प्रेशर इंक्रीज कर दिया था उसको ढक्कन लगा के। इसमें हमने क्या करना है, हमने प्रेशर डिक्रीज करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, उसमें हमने ढक्कन लगाया था, हवा बंद कर दी थी, इसमें हम हवा निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, वैक्यूम पंप से कनेक्ट करके। जब हम वैक्यूम पंप से कनेक्ट कर दिया हमने पूरे चेंबर को, तो चेंबर की हवा हमने कम कर दी, तो लिक्विड के ऊपर जो एयर है उसका प्रेशर कम हो गया। अगर प्रेशर कम हो गया तो इस लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अपने आप उस प्रेशर पे, उस टेम्परेचर पे इसका वेपर प्रेशर और ऊपर का वेपर प्रेशर इक्वल पहले ही हो जाएगा। तो इसलिए ये लिक्विड लोअर बॉइलिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट लोअर हो जाएगा और वो लोअर टेम्परेचर पे बॉइल होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए हम डिस्टिलेशन तो वही है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन, कि हमने चीज को उबाला, उसके वेपर्स बनाए, फिर उसको कंडेंस किया और लिक्विड करके कलेक्ट कर लिया। वही अब हम कर रहे हैं लेकिन लोअर टेम्परेचर पे। तो डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर कब करते हैं, इसको तब हम यूज करते हैं जब हमें एक ऐसा लिक्विड प्यूरिफाई करना है, टू प्यूरिफाई अ लिक्विड विद वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट। या तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है तब हम इस प्रोसेस को यूज करते हैं, या एक और कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आ सकती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं, और कोवलेंट कंपाउंड्स जो कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते। कुछ कंपाउंड्स का बॉइलिंग पॉइंट इतना हाई होता है कि उस टेम्परेचर पे पहुंचने से पहले ही उसके बॉन्ड्स टूटने लग जाते हैं, और अगर उसके बॉन्ड्स टूटने लग जाएंगे मॉलिक्यूल के, तो वो मॉलिक्यूल तो डिकम्पोज हो गया, वो तो खत्म हो गया, तो वो तो डिस्ट्रॉय हो गया। तो ऐसे कंपाउंड्स जो या तो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे या बॉइलिंग पॉइंट पहुंचने से पहले ही डिकम्पोज हो जाते हैं, ऐसे कंपाउंड्स के लिए, या फिर ऐसे कंपाउंड्स के लिए जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई और आप फ्यूल वेस्ट नहीं करना चाहते, ऐसे कंपाउंड्स के लिए हम लोग कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं, distillation under reduced pressure. So it is used to purify liquids with very high boiling point or those that decompose at or below their boiling point. या तो उन कंपाउंड्स के लिए जिनका बहुत हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, या फिर वो जो डिकम्पोज हो जाते हैं अपने बॉइलिंग पॉइंट पे एट बॉइलिंग पॉइंट, या बॉइलिंग पॉइंट से भी पहले, उससे भी कम टेम्परेचर पे ही टूट जाते हैं, बिलो देयर बॉइलिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है कि बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिसपे वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। तो अब हम समझे कि इस एपरेटस को हम कैसे यूज करते हैं। ये है एक राउंड बॉटम फ्लास्क जिसमें हमने अपना कंपाउंड लिया, ठीक है, और इस कंपाउंड में इसमें हमने एक कैपिलरी डाल दी और इस ट्यूब डाल दी और इसके साथ एक स्टॉप कॉक एडजस्ट कर दिया। ये कैपिलरी हम क्यों डालते हैं कि यहाँ पे तो हमने वैक्यूम यहाँ लगा दिया, ताकि जब हम इस वैक्यूम को देखो, यहाँ पे लिक्विड है लेकिन ये पूरे चेंबर में सारा गैस है ना, ऊपर यहाँ पे भी सारा एयर है। तो अगर हम उस एयर को निकाल देते हैं तो इसका प्रेशर कम हो जाता है। तो ये हम ट्यूब इसलिए रखते हैं कि बाय चांस प्रेशर बहुत कम हो गया तो इस ट्यूब को खोल के थोड़ी सी एयर हम अंदर आने दे सकते हैं। मतलब
उस प्रेशर को मेंटेन करके रखने के लिए कि जितना हमें चाहिए। एक तरफ तो हमने वैक्यूम पंप से कनेक्ट किया हुआ है, दूसरी तरफ हमारे पास ये ऑप्शन है कि अगर बहुत कम हो जाए तो हम थोड़ी सी एयर ऐड कर सकते हैं स्टॉप कॉक को खोल के। अब आपके पास ये कंपाउंड है जिसको आपको डिस्टिलेशन करना है। डिस्टिलेशन का प्रोसेस तो वही होता है जो सिंपल डिस्टिलेशन में होता है, फर्क सिर्फ इतना है इसमें कि यहाँ पे डिस्टिलेशन बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही हो जाएगी। कंपाउंड के बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही वेपर्स बन जाएंगे, वेपर्स को फिर आप कंडेंस कर लोगे, कंडेंस करके वो लिक्विड बन जाएंगे, उनको कलेक्ट कर लोगे, इम्प्योरिटीज यहीं रह जाएंगी, बाकी सब कुछ सिंपल डिस्टिलेशन जैसा ही है। ठीक है। अब जब हम सोप इंडस्ट्री में सोप बनाते हैं तो जब उस मिक्सचर में, रिएक्शन मिक्सचर में हमें ग्लिसरॉल एक बाई प्रोडक्ट की तरह मिलता है, ग्लिसरॉल भी बनता है। और ग्लिसरॉल को भी आप यूज कर सकते हो अलग अलग कॉस्मेटिक्स में, इंडस्ट्री में और जगहों पे यूज कर सकते हैं। तो इसलिए ग्लिसरॉल हमें सेपरेट करना होता है। जो सोप बन गया, सोप निकाल लिया, उसके बाद जो बच जाता है रेमिनेंट लिक्विड, उसको हम स्पेंट लाई बोलते हैं। स्पेंट लाई से सेपरेट करते हैं हम ग्लिसरॉल को इस प्रोसेस से, दैट इज डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, और उससे हम ग्लिसरॉल कलेक्ट कर लेते हैं। अब दो लॉज हैं, एक तो है राउल्स लॉ और एक है डाल्टन्स लॉ, जो डिस्टिलेशन के केस में एप्लीकेबल होते हैं। अब तक की जो डिस्टिलेशंस हमने तीनों की, उसमें हम ये अज्यूम करते हैं कि सिंपल डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर में हम अज्यूम करते हैं कि ये लिक्विड्स जो हैं ये आपस में मिक्स होते हैं, ये मिसेबल लिक्विड्स हैं। लेकिन और अगर ये मिसेबल लिक्विड्स हैं तो इन पे राउल्स लॉ और डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स एप्लीकेबल होता है। राउल्स लॉ क्या होता है? राउल्स लॉ कहता है कि किसी भी गैस का वेपर प्रेशर, उसके वेपर प्रेशर जब वो प्योर फॉर्म में होता है, उस वेपर प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय द मोल फ्रैक्शन, उसके मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दो तो उसके इक्वल, जैसे वेपर प्रेशर उसकी अगर वो किसी भी चीज के साथ मिक्स ना होता, इनटू द मोल फ्रैक्शन वो होता है उसका वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर एक कंपाउंड में, एक मिक्सचर में। तो राउल्स लॉ एप्लीकेबल होता है इन सभी केसेस में जो अब तक हमने डिस्टिलेशंस की हैं। डाल्टन्स लॉ क्या कहता है कि जो टोटल प्रेशर होता है जब आपके पास कोई दो गैसेस का मिक्स, दो वेपर्स का या लिक्विड्स का मिक्सचर है, तो दोनों के वेपर प्रेशर्स जो हैं वो टोटल, उन दोनों का सम जो है टोटल प्रेशर के इक्वल होता है। हर कोई अपना अपना वेपर प्रेशर कंट्रीब्यूट करता है और टोटल प्रेशर उन सब का सम होता है। अब मैं इन दो लॉज को यहां क्यों मेंशन कर रही हूं? इनको मैं यहां इसलिए मेंशन कर रही हूं क्योंकि अगला जो हम सेपरेशन करने वाले हैं या डिस्टिलेशन करने वाले हैं वो है स्टीम डिस्टिलेशन। और स्टीम डिस्टिलेशन में हम इमिसिबल लिक्विड्स लेते हैं। अब तक हमने मिसिबल लिक्विड्स लिए थे, इस केस में हम लोग इमिसिबल लिक्विड लेते हैं। और जब लिक्विड्स इमिसिबल होते हैं तो उनका आपस में राउल्स लॉ जैसा कोई कनेक्शन, मोल फ्रैक्शन जैसी कोई चीज नहीं होती, क्योंकि वो मिक्स्ड ही नहीं है, दोनों ने अपनी अपनी एक अलग लेयर बनाई हुई है। तो इसलिए यहां पे राउल्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता, लेकिन डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स एप्लीकेबल होता है। लेकिन इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन मैं इस वक्त आपको नहीं दूंगी क्योंकि ये आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन इसे मेंशन करना यूजफुल था इस टाइम। ये आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि राउल्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इन द केस ऑफ स्टीम डिस्टिलेशन। तो अब हम स्टीम डिस्टिलेशन समझ लें। स्टीम डिस्टिलेशन जैसे मैंने आपको बताया कि तब यूज होता है जब लिक्विड्स मिसिबल नहीं है, तो हम कहते हैं इसे सेपरेट करते हैं, इट इज यूज्ड टू सेपरेट स्टीम वॉलेटाइल सब्सटेंस। कि भाई लिक्विड फॉर्म में तो वो आपस में मिक्स नहीं होते हैं, लेकिन स्टीम में वाटर को अगर लो, ये जो लिक्विड है, जो जैसे ऑयल है, ऑयल पानी में डिसॉल्व नहीं होता, तो ऑयल आपके पास इम्प्योर ऑयल है और आपको उसे क्लीन करना है, तो आप उसे वाटर में तो वो मिक्स नहीं होगा, लेकिन स्टीम में उसके वेपर्स मिक्स हो जाएंगे। और ये हम क्यों कर रहे हैं ये भी अभी आपको समझ में आएगा। तो हम क्या करते हैं इसमें कि इट इज यूज्ड टू सेपरेट स्टीम वॉलेटाइल सब्सटेंस व्हिच इज इमिसिबल इन वाटर। वाटर में तो पानी लिक्विड स्टेट में तो वो मिक्स नहीं होते, इमिसिबल है, लेकिन स्टीम की फॉर्म में जब लिक्विड वाटर वेपर और उसके वेपर्स आपस में मिक्स हो जाते हैं, वेपर्स तो मिक्स होंगे क्योंकि गैसेस आपस में मिक्स होती हैं। तो अब हम इसका apparatus कैसा रखते हैं और इसमें हम क्या क्या लेते हैं? इसमें हमारे पास है वाटर, इसमें हमारे पास है इमिसिबल ऑयल, और इमिसिबल ऑयल में जो इंप्योरिटी है वो नॉन वॉलेटाइल लिक्विड है या कोई सॉलिड जो भी उसमें ऑयल में प्रेजेंट होगा, नॉन वॉलेटाइल। अब हमने
इस केस में इस डिस्टिलेशन में वाटर जो होता है वो एक्चुअली कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर नहीं होता, वो इम्प्योर वाटर सिर्फ एक मीडियम होता है। वाटर असल में हमारे पास जो हमने साफ करना था वो बस इमिसिबल ऑयल और नॉन वॉलेटाइल लिक्विड का मिक्सचर था। वाटर को हम एक फ्लास्क में लेते हैं और उसको बॉईल करना शुरू करते हैं। जब वाटर बॉईल होता है तो उसको, अब यहां देखो हमने कंडेंसर नहीं लगाया हुआ, तो वाटर वेपर्स को हम ये थर्मामीटर से चेक करते हैं, 100 डिग्रीज पे वाटर वेपर्स बनेंगे। वाटर वेपर्स को हम जाने देते हैं ट्यूब में से और वो आ जाता है इस चेम्बर में। ठीक है, अब इस चेम्बर में आया, इस चेम्बर में आपके पास वो, इस फ्लास्क में आपके पास वो कंपाउंड है जिसको आपको सेपरेट करना है, मतलब ऑयल और नॉन वॉलेटाइल लिक्विड, वो मिक्सचर है। ठीक है, अब वाटर वेपर अपना प्रेशर दे रहा है। ठीक है, अब इस चेम्बर में कौन कौन प्रेशर दे रहा है? वाटर वेपर प्रेशर दे रहा है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट किसी भी लिक्विड का क्या कब होगा? जब उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। तो अब ये जो ऑयल है या इमिसिबल ऑयल, इसको भी हम हीट करना शुरू कर देते हैं, तो ये भी अपना वेपर प्रेशर देना शुरू कर देता है। लेकिन इससे पहले कि ये बॉइलिंग पॉइंट पे आए अपने, ये वाटर वेपर और उसका वेपर दोनों का प्रेशर जो है मिल के आपस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। तो ये ऑयल जो है अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही इवेपोरेट हो जाता है और स्टीम के साथ मिलके दोनों अब इस फ्लास्क में डिलीवरी ट्यूब में जाते हैं, और डिलीवरी ट्यूब के बाहर हमने कंडेंसर लगा रखा है। तो कंडेंसर से पास होते हुए इसमें कंडेंसर में ठंडा पानी जाता है जो उसके आसपास रोटेट करता है, उसको ठंडा कर देता है, और दोनों वाटर एंड ऑयल जो हैं वो यहाँ पर ड्रिप करके हमें इस फ्लास्क में मिल जाते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि वाटर और ऑयल जो हैं वो आपस में डिसॉल्व नहीं होते। नीचे आपको वाटर की लेयर मिलेगी, ऊपर आपको ऑयल की लेयर मिलेगी, दोनों अलग अलग लेयर में मिलेंगे। तो हमने वाटर क्यों यूज किया? पर्पस क्या था यहाँ पे वाटर यूज करने का? पर्पस ये था कि हमने वाटर वेपर की हेल्प से प्रेशर क्रिएट कर दिया, ताकि ये जो ऑयल है ये अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही लोअर ही टेम्परेचर पर ही ये बॉइल होकर इसके वेपर्स हम सेपरेट कर लें। और क्योंकि ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है, तो अब हमें जो ये मिक्सचर मिलेगा इसको हम डालेंगे सेपरेटिंग फनल में। और सेपरेटिंग फनल में क्या होता है, एक ऐसी फनल में वाटर एंड ऑयल का मिक्सचर बना दिया, नीचे जो है वो वाटर है, ऊपर ऑयल है, और उसमें एक स्टॉप कॉक होता है। स्टॉप कॉक को हम खोलते हैं तो वाटर जो है नीचे से गिरने लग जाता है, और जब यहां तक आ जाता है तो हम इसे बिल्कुल स्लोली ड्रॉप करके गिराते हैं, ताकि बिल्कुल आखिरी ड्रॉप तक हमने पानी अलग कर लिया और ऑयल अलग कर लिया, और जो नॉन वॉलेटाइल लिक्विड थी वो इसी में रह गई। तो आपने डिस्टिलेशन प्रोसेस से इस सब्सटेंस को प्यूरिफाई कर लिया। ठीक है, तो अगर हम लेट अस से कि P1 वेपर प्रेशर है स्टीम वॉलेटाइल लिक्विड का, इस लिक्विड का जो स्टीम में वॉलेटाइल होती है, और एक ऐसा सब्सटेंस इम्प्योरिटी कैसी है जो वॉलेटाइल नहीं है, जो स्टीम में भी नहीं जाती, वेपराइज ही नहीं होती। और P2 क्या है? वेपर प्रेशर स्टीम का है। दोनों मिलकर, और अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स, अगर P टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो एक वेपर प्रेशर किसका है? स्टीम का, और दूसरा वेपर प्रेशर किसका है? स्टीम वॉलेटाइल लिक्विड का। दोनों मिलकर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट के इक्वल टेम्परेचर, उसी टेम्परेचर पे बॉइलिंग शुरू हो जाती है। इसलिए क्योंकि स्टीम जो है वो बॉइलिंग पॉइंट के लिए कुछ प्रेशर प्रोवाइड कर ही देती है, तो इसलिए जो सब्सटेंस है, जो कंपाउंड है, वो लोअर टेम्परेचर पे बॉईल करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट, कि दोनों स्टीम डिस्टिलेशन और डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर में जो कंपाउंड होता है वो अपने बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे बॉईल करता है। तो ये था the 4 types of distillation, and distillation under reduced pressure and steam distillation जो हमने इस वीडियो में किया। इसी के साथ मैं आज इस वीडियो को वाइंड अप करती हूँ। अगर आपको ये यूजफुल लगी तो थम्स अप दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, रिकमेंड कीजिए अपने फ्रेंड्स को, और बार बार आते रहिए मेरे साथ केमिस्ट्री पढ़ने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय फॉर नाउ।